ने जो हमारे भारत का शोषण किया है, आर्थिक शोषण भी किया है। तो आर्थिक शोषण कैसे किया इसको समझिए थोड़ा सा, फिर बाद में देखेंगे लिखा हुआ तो आर्थिक शोषण क्या हुआ। आप ये जानते हैं अंग्रेज जब हमारे भारत आए तो अंग्रेजों को अपना शासन व्यवस्था चलाने के लिए उसको खर्चे की जरूरत थी। शासन करेंगे जो सेना रखेंगे, सेना का पेमेंट सब कहां से दिया जाएगा, सब कुछ उसको क्या जरूरत था, पैसे की जरूरत थी। और अपना दूसरे राज्य को जो हड़पता था, दूसरे राज्य को हड़पने के लिए उसको युद्ध करना पड़ता था। तो युद्ध में बहुत सारा क्या होता था, खर्चा होता था। जब खर्चा होता था उसके लिए तो उसको क्या चाहिए था, पैसा, पूंजी चाहिए था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, भारत के लोगों को, भारत के किसानों को समझे शोषण करना प्रारंभ किया। तरह तरह का राजस्व यानी राजस्व कर लगाया, भूमि कर लगाया। आप हमको क्या दीजिए, जितना भी अनाज उपजता है अनाज का कुछ हिस्सा किसको दीजिए, हमको दीजिए। अभी भी हमारे नरेंद्र मोदी लेते हैं कि टैक्स लेते हैं। आप लोग को जो लग रहा है कि ये मोबाइल अगर आप खरीदते हैं, ये मोबाइल 30,000 में बना है, नहीं, ये मोबाइल का दाम 15,000 है। अभी हाल फिलहाल का एक घटना है, नरेंद्र मोदी क्या बोले देखिएगा। नरेंद्र मोदी एगो टेस्ला कंपनी है ना, टेस्ला कंपनी का कार है, बोला उस पर 100% टैक्स लेंगे हम। उसके बाद आपका जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल आपको क्या लगता है 20,000 में है, 30,000 में तो 30,000 का बना होगा। नहीं, इस मोबाइल का लागत मुश्किल से होगा ना, हम कहते हैं ज्यादा से ज्यादा अगर मार्केट में 20,000 में मिल रहा है, इसका 50% लागत है बस। 10,000 से भी कम में मोबाइल बन जाता है, 10,000 से कम में भी, ज्यादा नहीं है। आपको मैक्सिमम बोल दिए 10,000, तो 10,000 एक्स्ट्रा बढ़ा कहाँ पे, 10,000 एक्स्ट्रा बढ़ा। जैसे वीवो कंपनी है, चाइना की है, सबसे पहले इसको ले आने में खर्चा होगा, जो समुद्र में पानी में लाद के लेके आएगा या हवाई जहाज से आएगा तो लाने में इसको खर्चा लगेगा। जैसे ही आएगा हमारे नरेंद्र मोदी नाव रोकेगा, मतलब हमारी भारत सरकार रोकेंगे, बोलेगा नाव लेके आ रहे हो वीवो कंपनी, ऐसा तो नरेंद्र मोदी जाके झंडी दिखाएगा उसको, नहीं है ना। हम अगर नरेंद्र मोदी का चर्चा करें तो भारत सरकार रोकेंगे, भारत सरकार रोकेंगे, बोलेंगे कहाँ, बोला बेचेंगे आपके यहाँ, बेचेंगे तो पहले टैक्स दो। बोला कितने का सामान है, बोला 5,000 करोड़ का है, 5,000 करोड़ का है। हाँ, तो बोला 50% हमको पैसा पहुंचाओ। तो 250 करोड़, 2,500 करोड़ किसको दोगे, हमको दोगे। तो जो 10,000 का सर्विस था उस पर 50% लगाइए, तो 5,000 जोड़िएगा चीजों पे, हो गया 15,000। अब 2-3,000 कमाएगा कि नहीं वो कंपनी, जो कंपनी 15,000 रुपया लगाया मोबाइल पे, वो लगाया। उसके बाद जैसे बिहार राज्य आया, बिहार राज्य लगा देगा टैक्स, SGST, CGST, तरह तरह का टैक्स। उसके बाद मोबाइल जो यहाँ से वहाँ आदान प्रदान होगा, बहुत तरह का डैमेज हो जाएगा मोबाइल, आपका जो रिपेयरिंग करेगा, साल भर का वारंटी है, ये सब खर्चा कहाँ जोड़ा रहता है, उसी में जोड़ा गया है। साल भर का रिपेयरिंग का वारंटी दिया, सब खर्चा जोड़ जाके मोबाइल का दाम कर दिया क्या, 20,000। तो इस बीच में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया कौन, भारत का सरकार। उसका में लागत हुआ, में कुछ लगा, सीधा का सीधा 2,500 करोड़ उसके पॉकेट में चले। अब वो 2,500 करोड़ क्या करेगा, मोबाइल नहीं बनाएगा, 2,500 करोड़ खर्चा करेगा किसमें, हमारे भारत के विकास में, भारत के डेवलपमेंट में। अब नरेंद्र मोदी लड़ लेगा पाकिस्तान से, 2,500 करोड़ का राइफल खरीदेगा और बोलेगा फोड़ा दो, वही ना करेगा। मतलब ऐसा ऐसा हजारों बिजनेस होता है। तो किसी भी देश का अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता है तो इनकम का सोर्स क्या होता है, बढ़ता है। इसीलिए 1991 में हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला था वैश्वीकरण की नीति अपनाइए, वैश्वीकरण की नीति, विश्व की अर्थव्यवस्था से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को क्या कीजिए, जोड़िए, एकदम उदारीकरण को अपनाइए। उदारीकरण, दूसरे देश का अगर कंपनी आता है तो उसको बुलाइए, एकदम आदरणीय है, आइए आदरणीय, आप क्या कीजिए, कंपनी स्थापना कीजिए। खाली कंपनी स्थापना कीजिएगा, टैक्स लेंगे, सब मेहनत आपका, बैठे बैठे हम पॉकेट अपना भरेंगे। मेरे देश के लोगों को भी सस्ते दाम पे मिल जाएगा। समझ, अच्छा कंपनी का फीचर, वीवो का मोबाइल अगर नया आने देता, हमारे इंडिया का मोबाइल आपको मिलता 40,000 में, नॉर्मल सब चीज मिलता था ना, नोकिया सब। तो बहुत सारा कंपनी है, तो इससे क्या होता है, व्यापार होता है, तो बिजनेस में फायदा होता है। तो उसी में सरकार को क्या मिलता है, टैक्स मिलता है। आप कहीं भी कोई सामान खरीदिए, सब में GST है ना, कोई भी सामान, सुई से लेके पूरा का पूरा हवाई जहाज सब कुछ तक, हर जगह। बाइक सब बनता है, जो आपको 1.5-2 लाख में बाइक मिलता है, वो बनता है 80,000, 50,000 में। लेकिन टैक्स ये वो जोड़ के, तो सरकार जो टैक्स कलेक्ट करती है उससे क्या करती है, जनता का विकास करती है, या जो उसका काम है वो सारा का सारा कार्य करती है। तो इन्होंने भी सोचा कि जब हम शासन करेंगे तो शासन करने के लिए तो पैसा चाहिए, तो पैसा चाहिए तो क्या करेंगे, हम टैक्स तसीलेंगे। तो टैक्स कैसे कैसे तसीलेंगे, तो टैक्स के लिए नियम बनाया।
समझ गए। हमारे देश में भी देखिएगा बहुत तरह का टैक्स है। अभी तो एक टैक्स है जीएसटी, लेकिन जीएसटी जब लागू हुआ था इससे पहले ढेरी तरह का टैक्स था। बिक्री करता, उत्पाद करता, आयात करता, निर्यात करता, ढेरी प्रकार का टैक्स था। तो उस समय में टैक्स लगाया और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टैक्स लगाया। किसने? अंग्रेजों ने। बस इसी का वो लैंग्वेज लिखा कर दीजिए इस लैंग्वेज को। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण हेतु कंपनी को अत्यधिक किसकी जरूरत थी? धन की जरूरत थी। और कच्चे माल की खरीदारी, सिविल और सैनिक अधिकारियों को वेतन तथा दूर दराज के क्षेत्रों पर अधिकार के लिए कंपनी को भारतीय राजस्व की क्या थी? आवश्यकता थी। दूर दराज के क्षेत्रों पर अधिकार करेगा। कंपनी के जितने भी सिविल कर्मचारी हैं, जिसके भी सैनिक कर्मचारी हैं, सबको क्या देना होता है? उसको पेमेंट देना होता है। और इसका प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। भूमि से जो लिया जाता था राजस्व, इसका सबसे बड़ा प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व था। तो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के तहत, याद रखिएगा डेट 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765, 16 अगस्त उसके बाद 1765 हमारे भारत में एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में अंग्रेज एक साइड था और एक साइड था हमारे देश के 3 राजा। और राजा कौन थे? शाह शुजा-उद-दौला। कौन राजा थे? शुजा-उद-दौला, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, और एक राजा था मीर कासिम। एक राजा था मीर कासिम। इसी बक्सर के युद्ध के बाद इस मीर कासिम को अंग्रेजों ने क्या किया? मार दिया। और मुगल राजा हुआ करते थे शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला अवध के नवाब हुआ करते थे। इस दोनों से क्या किया? इलाहाबाद का संधि किया। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय के साथ किया और इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1764 को शुजा-उद-दौला के साथ किया। और पूरा का पूरा बंगाल बिहार वाला जो क्षेत्र था सब पे दीवानी अधिकार, कौन सा अधिकार? दीवानी अधिकार, यानी भू राजस्व वसूलने का अधिकार मिला। वही कहता है इलाहाबाद की संधि के तहत कंपनी का बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा के सूबे की दीवानी अधिकार मिल गई। और अंग्रेजों ने राजस्व वसूलने के लिए अलग अलग क्षेत्र में दीवान नियुक्त किए। क्या नियुक्त किए? दीवान। जैसे इनकम टैक्स बोलते हैं, इनकम टैक्स कलेक्टर, क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर का क्या काम है? अपने एरिया का सारा इनकम टैक्स कलेक्ट करना और भारत सरकार को दे देना। बस वही इनकम टैक्स आपका कौन सा? ये दीवान। एक पद बनाया, दीवान को बोला तुम इस एरिया का क्या करना? इनकम टैक्स तहसील के मेरे पास लेके आना। और इस सुनिएगा नियुक्त किए और इन नायब दीवानों से लगन वसूली का कार्य किसको दे देता था? ठेकेदार को दे देता था। ये दीवान क्या करता? दीवान भी होशियार, दीवान दे देता था ठेकेदार को, ले लो तुम हमको कलेक्ट करके दे देना, हम इधर घूम फिर रहे हैं। समझ गया? अब क्या हुआ देखिए, किसान से लेगा अगर 10 टका, अगर अंग्रेज मांगा है 10 टका तो एक बतासी लेगा कितना? 20 टका। 5 टका ठेकेदार खाएगा, 5 टका दीवान खाएगा और 10 टका पहुंचाएगा किसको? अंग्रेज को। तो सबसे ज्यादा शोषण किसका होगा? आम जनता का ना, किसान का ना। तो सेम वही बात है, इससे किसान भी पूरा का पूरा प्रताड़ित था। ढेरी और कर लगाया, अभी देखिएगा, अभी आगे पढ़िए तो सुनिएगा। ठेकेदारों ने कृषकों को बहुत अधिक कर वसूला और बाद में लगान व्यवस्था में व्यक्त बुराइयों के कारण वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में बंगाल में क्या लगा दिया? वैध शासन का अंत करके राजस्व वसूली का काम स्वयं कंपनी की देखरेख में क्या कर दिया? शुरू कर दिया। सुनिएगा क्या किया? जब पहले राजस्व वसूली करता था उसके लिए दीवान रखता था, तो दीवान ज्यादा स्कैम करने लगा, घोटाला करने लगा। तो बोला हटो तुम, अब तुमको टैक्स तहसील नहीं है, डायरेक्ट कंपनी क्या करेगा? टैक्स तहसीलेगा। और डायरेक्ट कंपनी टैक्स तहसीलेगा तो एक नियम लागू किया किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने, जिसको इस नियम को क्या बोलते हैं? इजारेदारी प्रथा। इसको क्या बोलते हैं? इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की? 1772 ईस्वी में किसने की? वारेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा चालू की गई। और इस व्यवस्था के तहत क्या करता था? सुनिएगा, नीलामी करता था उस जमीन का। जैसे सीधा समझिए, आपका जो ये सबौर वाला क्षेत्र है, सबौर वाले क्षेत्र में खेत है, समझ लीजिए इस चीजों को। और अंग्रेज आया, अंग्रेज के अंतर्गत है सबौर में बहुत सारा खेत है, गया सबौर, एक नीलामी का टैक्स लगाया, बोला जितने भी इधर के ठेकेदार हैं सब ठेकेदार क्या हुई? उपस्थित हुई। और सब ठेकेदार उपस्थित होता था, बोलता था बेस प्राइस है आपका 2 करोड़ रुपया सालाना, या सालाना या 5 वर्षों के लिए ठेका दे देता था। और बहुत आदमी बोलता था हम 2-2.5 करोड़ देंगे, कोई बोलता था हम 4 करोड़ देंगे, कोई बोलता था 5 करोड़। जो सबसे ज्यादा उस एरिया का बोली लगाता था ना, उस आदमी को उधर का ठेका दे देता था
सुनिएगा। और उसके बाद वो क्या करता था, 2.5 करोड़ जो भी पैसा लेता था अंग्रेज लेके अपने पॉकेट में रख लिया। अब उधर जो ठेकेदार ठिका लिया, वो ठेकेदार क्या करेगा, उधर के लोगों से समझे अगर 5 करोड़ इन्वेस्ट किया है, कम से कम 2.5 करोड़ और एक्स्ट्रा कमाएगा कि नहीं, तो वो क्या करेगा, जनता का शोषण करेगा। सीधा समझिए, आप लोग देखेंगे पुल, भागलपुर वाला जो पुल है, इधर जाते हैं तो पहले क्या करता था, बैरियर लेता था। बैरियर जानते हैं, बैरियर लेता है, आपको रोकेगा, बोलेगा पुल पे चलना है, बड़ा गाड़ी है 50 टका, छोटा गाड़ी है 25 टका, बाइक वाला फ्री में जाइए। तो बैरियर का टेंडर निकालती है सरकार, समझ गए, बोलेगा बैरियर का टेंडर निकाल रहे हैं, जिसको जिसको बैरियर लेना है आइए। तो भारत के जितने भी ठेकेदार है, पैसा वाला, पूंजी वाला, भारत सरकार के पास जाएगा और सरकार के पास जाके बोली लगाएगा, बोलेगा भागलपुर का पुल साल भर के लिए या 5 साल के लिए हम लेंगे, टेंडर करता है, हम आपको 10 करोड़ दे देंगे पहले, तो 10 करोड़ देंगे। 10 करोड़ में टेंडर फिक्स हुआ, मान लीजिए हम लिए और हम आए, दोनों जगह बांस लगाए, बोले बड़ा गाड़ी 270 सीटों, साल भर में कम से कम हम 10 करोड़ दिए हैं, हमको कम से कम 20 करोड़ चाहिए। इसके लेके हम किसका शोषण करेंगे, सरकार का नहीं ना, आम जनता जितना गाड़ी वाला है उसका क्या करेंगे, शोषण करेंगे, एक के बदले 2 लेंगे। अब अगर 10 करोड़ के बदले 20 करोड़ मुनाफा हुआ, कम मन करेगा, 300 करोड़ कमाए, 40 करोड़, जितना शोषण हो सकता है उतना शोषण कीजिए, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। तो यही शोषण होता है। इसी प्रथा को क्या बोलते हैं, इजारेदारी प्रथा। जमींदारी के संदर्भ में दिया था किसने, वारेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा को लागू किया और नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाने वाले को क्या दिया जाता था, भू राजस्व, यानी भू राजस्व वसूली का क्या दिया जाता था, ठेका दिया जाता था। यह इस 5 वर्षीय ठेकेदारी योजना में असफल होने के बाद वारेन हेस्टिंग्स ने 1776 ईस्वी में क्या कर दिया, इसे 1 वर्षीय कर दिया। पहले 5 साल के लिए ठेका देता था और फिर देखा कि इस योजना 5 साल के लिए सक्सेस कर नहीं रहा, हमें को घाटा लग जा रहा है, इसको क्या कर दिया, 1-1 साल का ठेका देने लगा। पहले देता था 5 साल का और फिर देने लगा 1 साल का। इसी बीच में क्या हो गया, एक और घटना घटित हो गया 1776 में। और इस घटना घटित क्या हुआ, अमेरिका पे भी अधिकार था किसका, ब्रिटेन वाले का, यूनाइटेड किंगडम का। 1776 में 4 जुलाई को आजाद हो गया कौन, अमेरिका। उसका उधर का पूंजी मर गया, उधर से जो पूंजी आता था, पैसा आता था, उधर से इनकम का सोर्स क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब पूरा का पूरा शोषण करने का बारी आया कौन, एक भारत। अमेरिका से जो इनकम आता था उनको आजाद हो गया देश 1776 में। अब सोचा सारा का सारा पैसा कहां से लेंगे, भारत से लेंगे। इन्होंने क्या किया, देखिए इसी के समय में ब्रिटेन अपना अमेरिकी उपनिवेश को क्या किया, खो दिया। अतः वह भारतीय उपनिवेश को मजबूत बनाने और प्रयासरत हो गया। इन्हीं परिस्थितियों में वारेन हेस्टिंग्स के बाद बंगाल का गवर्नर बना के भेजा किसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आया, ये अपना एक नया नियम लगाया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह अनुभव किया कि कृषि अर्थव्यवस्था में गिरावट के कारण कंपनी को क्या आ रहा है, राजस्व की दर में उतार चढ़ाव हो रहा है। और इसके लिए इन्होंने क्या लाया, एक भू राजस्व व्यवस्था लाया, जिस भू राजस्व व्यवस्था का क्या नाम है, जमींदारी प्रथा। इसी भू राजस्व व्यवस्था का नाम है अस्थायी बंदोबस्त। इसी भू राजस्व व्यवस्था का क्या नाम है, इस्तेमारी व्यवस्था। बड़ा अच्छा है, अस्थायी बंदोबस्त, इसी का नाम है इस्तेमारी, इसी का नाम क्या है, जमींदारी प्रथा। और ये वो बताया आपको इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसने किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने। कब किया था, 1772 में। अगला व्यवस्था आपका जमींदारी, अस्थायी बंदोबस्त और इस्तेमारी व्यवस्था 1793 ईस्वी में किसने लागू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में कौन सा बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त। इसमें लगान वसूली का अधिकारी जमींदार को दिया गया। जमींदारी प्रथा इसमें बोले, उस एरिया का जो जमींदार था उसको बोलता था जाइए आप लगान वसूलिए और लगान वसूल के टैक्स को दीजिए, हमको दीजिए। तो वसूली का 10/11 भाग किसको देता था, कंपनी को। अगर 11 टका वसूलता था तो 10 टका कंपनी को और 1 टका को रखता था, जमींदार रखता था। जमींदार रखता था और जमींदार खुद रखता था। यह व्यवस्था पूरे ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर, 19% क्षेत्रफल, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अतिरिक्त बनारस और उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में शामिल थे। आपसे पूछेगा स्थायी बंदोबस्त भारतीय भूभाग पे कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे लागू था, 19%। किसने लागू किया था, कॉर्नवालिस ने। किसने लागू किया था, कॉर्नवालिस ने। कब किया था, 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में किया था और 19% भूभाग पे लागू था। और कौन कौन सा क्षेत्र आपसे पूछेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्र में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था लागू थी, अस्थायी बंदोबस्त। कौन सा बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त।
समझ गए। और इससे जमींदारों को, किसानों का क्या करता था, शोषण करता था। जमींदार लोग 1793 के विनियम 14 के द्वारा सरकार को जमींदार की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिल गया। बोला कि जो भी जमींदार सूर्यास्त से पहले, यानी सूर्य के अस्त होने से पहले अगर नहीं दिया, तुम समझ गए, लगान अगर पहुंचाना है तो सूर्य अस्त होने से पहले नहीं पहुंचाया, तुम्हारा जमींदारी क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, तुम्हारा सब जमीन हम क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। इसी नियम को लगाया था। तो आपसे पूछेगा सूर्यास्त का नियम किससे संबंधित था, अस्थायी बंदोबस्त से। किससे संबंधित था, अस्थायी बंदोबस्त से। और लागू कब किया था, 1794 ईस्वी में। अगला है आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। और 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी सबसे पहली बार तमिलनाडु के बारामहल जिले में, तमिलनाडु के किस जिले में, बारामहल जिले में लगाया गया था। और इसको लागू किया था किसने, कर्नल रीड ने। फिर इसको मोटे तौर पे, व्यापक तौर पे सबसे पहली बार लागू किया गया कब, 1820 ईस्वी में। इस व्यवस्था में मद्रास में लागू किया गया था, मद्रास में लागू किया गया था। यहाँ इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का क्या बनाया गया, गवर्नर बनाया गया। और 1825 में यह व्यवस्था बम्बई और 1858 ये संपूर्ण दक्कन क्षेत्र में, नीचे दक्कन का पठार, दक्कन क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में लागू किया गया। इस व्यवस्था में ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर, 51% क्षेत्रफल पर लागू था। कितने प्रतिशत क्षेत्र पर, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। और 30 वर्षों के लिए लागू की गई। इसी दर में, इसकी दर कितनी थी, 1/2 निश्चित की गई। इस व्यवस्था में लगान जमा करने का दायित्व किसको सौंपा गया, किसानों को डायरेक्ट। बोला किसान आप आइए और किसान डायरेक्ट हमको क्या दीजिए, लगान पहुंचाई। इस व्यवस्था को बम्बई प्रांत में किसने लागू किया था, एल्फिंस्टन ने लागू किया था। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई और असम वाले क्षेत्र में लागू किया गया था। 3 को बताए आपको। सबसे पहले बताए इजारेदारी, फिर बताए स्थायी, फिर बताए कौन, रैयतवाड़ी। इसको किसने, वारेन हेस्टिंग्स ने। कब, 1772 में। अस्थायी बंदोबस्त किसने, कॉर्नवालिस ने। कब, 1700। इसको किसने, कैप्टन मुनरो और कैप्टन रीड। कब, 1820 में। व्यापक तौर पर 1830 ईस्वी में। 30 वाले क्षेत्र में मद्रास। कितने प्रतिशत क्षेत्र पर, 51% क्षेत्र पर। कितने प्रतिशत क्षेत्र पर, 19। ये सब याद रखिएगा डाटा। अगला है आपका महालवाड़ी बंदोबस्त। महाल का तात्पर्य होता है गांव, और महालवाड़ी का मतलब, महाल का अर्थ क्या होता है, गांव। इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया को लगान वसूलने का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। और गांव के मुखिया को उस समय में क्या बोला जाता था, लंबरदार कहा जाता था। इस व्यवस्था की शुरुआत कब, 1822 ईस्वी में। किसने की थी, हॉल मैकेंजी ने। किसने किया था, हॉल मैकेंजी ने। 1833 में मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन ने इस व्यवस्था को बेहतर ढंग से लागू किया था। इस व्यवस्था पर भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लागू था, 30% क्षेत्र पर। इस व्यवस्था में मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश, पंजाब में लागू की गई थी। और इस व्यवस्था को कितने प्रतिशत क्षेत्र पर, 30% क्षेत्रफल पर। इस व्यवस्था में लगान का दर 80% भाग अंग्रेज और 20% भाग को लगता था, लंबादार को लगता था। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इस व्यवस्था में अनेक सुधार किए और लगान की दर को क्या किया, कम किया। यही है आपका आर्थिक शोषण किया। कुछ ने टैक्स लगाया, और टैक्स लगाया तो हर जगह पे अलग अलग प्रकार का टैक्स लगाया। एक इजारेदारी प्रथा, एक अस्थायी बंदोबस्त, एक रैयतवाड़ी और एक महालवाड़ी। समझ गए, समझे? अब दिमाग